नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित फिर से आपको स्पार्क जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम समान अध्ययन का श्रृंखला चला रहे हैं, उसी कड़ी में आगे हम आज फिर से हम संवैधानिक भारत में संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे। उससे रिलेटेड जो है आप कल हम आपको पढ़ा चुके थे चार्टर एक्ट 1600 जो था, मतलब राजरिक 1600, और साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उसी कड़ी में हम आगे आगे चलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट की ओर, फिर पीट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद जो है 1786 का अधिनियम, और उसके बाद 793 का चार्टर अधिनियम। आज चार एक्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। बहुत जगह पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है छोड़ दिए जाते हैं मन पढ़ाना, वो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें इसे आगे। चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जब हम कल पीट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़े थे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब 1600 शताब्दी में, मतलब जब 31 दिसंबर 1600 को जब महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों में अगले 15 साल के लिए व्यापार करने का अधिकार दिया था, और उसके बाद हमने देखा क्या कि 1726 में जो है सर्वप्रथम इन्हें भारतीयों को किसी तीन प्रेसिडेंसी को कलकत्ता, बम्बे और मद्रास को कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, फिर बैटल ऑफ बक्सर 1764, और 1765 में एक राजस्व अधिकार जो कि शाह आलम द्वितीय ने साइन किया था रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जो कि ब्रिटिश की ओर से थे, और वहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक राजस्व अधिकार मिलता है, दीवानी अधिकार मिलता है, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई। उसके बाद काफ़ी व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ गया, जिस कारण से रेगुलेटिंग एक्ट को लाना पड़ा। और रेगुलेटिंग एक्ट लाने के बाद भी जब वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं रुका, काफ़ी कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं और आते हैं, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है इसको किसने सुझाव दिया था, किसकी अनुशंसा पे लाया गया था। पहला प्रश्न तो ये है। तो जब हम पीसीएस लेवल पे जाते हैं या किसी भी लेवल में जब अधिक क्वेश्चंस हार्ड होता है तो वहां से प्रश्न यही आता है कि किसकी अनुशंसा पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। तो मित्रों ध्यान देंगे, एडमंड वर्क। और ये एडमंड वर्क कौन थे? ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखेंगे, ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड वर्क के अनुशंसा पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट को अन्य नाम से भी जानते हैं। तो आगे आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि संशोधनात्मक या अमेंडिंग एक्ट किस एक्ट को कहा जाता है, या बंगाल जुडिकेटर एक्ट किस एक्ट को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, एक्ट ऑफ सेटलमेंट को ही संशोधनात्मक या अमेंडिंग एक्ट कहते हैं या बंगाल जुडिकेटर एक्ट कहते हैं। तो प्रश्न आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट बोलते हैं। तो हम बताएंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट को। दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि संशोधनात्मक अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट जो है किस एक्ट को कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट को कहा जाता है। तो यहाँ से अब तक दो प्रश्न बनने की संभावना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन पूछा हुआ है स्टेटमेंट के तौर पे कि विधि बनाने का अधिकार दिया गया। देखिए, हमने पहले बात किया 1726, कोलकाता को ऑलरेडी जो है कानून बनाने का अधिकार मिल चुका था। 1773 में हम देखते हैं कि कलकत्ता के अधीन जो है मद्रास और मुंबई को कर दिया जाता है। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह किया जाता है कि आप जो बिहार है और उड़ीसा, जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था, वो कहा गया कि अब कलकत्ता भी इन दोनों के लिए क्या करेगी, कानून बनाएगी। तो अब क्या हो गया, कलकत्ता को कानून बनाने के अब डबल अधिकार हो गया। पहले जो 1773 में मिला ही था, साथ ही साथ आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से ही बिहार और बंगाल पे, उड़ीसा पे कानून बनाने का अधिकार कलकत्ता को दे दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एक्ट था जिसमें बंगाल, कलकत्ता को बिहार और उड़ीसा के ऊपर कानून बनाने का या विधि बनाने का अधिकार दिया गया था। तो वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ आगे हम देखते हैं कि जो हमने 1773 में गवर्नर जनरल इन काउंसिल की बात किया था,
गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो बने थे वो वारेन हेस्टिंग बने थे, और साथ में 4 कल मैंने उनके सदस्यों का नाम बताया था, जिसमें आपके क्लेवरिंग थे, मॉनसून थे, वार्नेल थे। तो आप उसमें देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल है उसको पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के अधीन थे। जो रेगुलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था उस समय गवर्नर जनरल को सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रखा गया था। लेकिन एक्ट ऑफ सेटलमेंट में यह कहा गया कि भाई साहब कि गवर्नर जनरल काउंसिल और गवर्नर जनरल जो है अब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार में नहीं रहेगा। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारता से मुक्त किस एक्ट में किया गया था, और यह प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर वीवीआई भी मार लेंगे आप लोग, नेक्स्ट टाइम में पूछा जाएगा। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारता से मुक्त किया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अगर एक्ट ऑफ सेटलमेंट नहीं दिया होगा तो आपको अमेंडिंग एक्ट दिया होगा, अगर अमेंडिंग एक्ट ना दिया होगा तो बंगाल जुडिकेटर एक्ट 1781 दिया होगा। याद रखेंगे ये तीनों एक ही एक्ट का नाम है। साथ ही साथ हम चलते हैं सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकार। राजस्व बोले तो रेवेन्यू, जो इनके रेवेन्यू पावर था सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता का, उसके अधिकार को छीन लिया गया। मतलब आप बोला गया कि आप सिर्फ कानून से रिलेटेड काम करेंगे, कानून पे आपका नियंत्रण होगा, राजस्व पर आपका अधिकार नहीं होगा। अब राजस्व जो है किसके पास चला गया था, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से कब मुक्त किया गया, तो आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकार कब छीने गए, तो आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। और यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था, आप याद रखेंगे। साथ ही साथ एक और बात जाने, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल आप समझेंगे जो राज्य स्तर पे न्यायालय होता था उसको जो अब अपे उनको जो अनुशंसा देना होता था वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास देना होता था, न कि सर्वोच्च न्यायालय के पास। मतलब गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ज्यादा पावरफुल बना दिया गया। याद रखेंगे। तो ये आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। डेट भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स क्या होता है मैच द फॉलोइंग दे देता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, फिर से इंडिया एक्ट 1784, इस तरह से आपके एग्जाम में दे देंगे, ठीक है। और फिर आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें जो मुख्य बातें जो था एक्ट ऑफ सेटलमेंट में आपको मित्रों बता दिया कि जो ब्रिटिश सांसद प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के तौर पर लाया गया था। इसके अन्य नाम जो थे अमेंडिंग एक्ट और बंगाल जुडिकेटर एक्ट था। विधि बनाने का अधिकार दिया गया था कलकत्ता को, किसके ऊपर, बिहार और उड़ीसा के ऊपर। साथ ही साथ गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारता से मुक्त कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के राजस्व अधिकार को खत्म कर दिया गया। मतलब गवर्नर जनरल जो है इन काउंसिल और गवर्नर जनरल काफी पावरफुल बन चुके थे। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आपके डेट्स पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। वनडे एग्जाम में जो यूपी पुलिस है या एसएससी जीडी है वहां पे डायरेक्ट आपसे डेट पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का डेट बताइए 1781, पिट्स इंडिया एक्ट का डेट बताइए 1784, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपके वनडे एग्जाम के लिए हो गए। लेकिन जब आप यूपी आप जाएंगे पीसीएस लेवल पे तो वहां पे मैच द फॉलोइंग में आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट दे देगा, उसके सामने डेट दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अब इस पर ध्यान रखेंगे। आगे जब चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784, आप देखिए इससे पहले जितने भी कानून आए थे, चाहे रेगुलेटिंग एक्ट हो चाहे आपके एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो, उन दोनों एक्ट में कहीं भी ब्रिटिश क्षेत्राधिकार की बात नहीं किया गया था कि ब्रिटिश के अधीन है हम, इसकी बात नहीं किया गया था, ब्रिटिश पोसेशन की बातें नहीं की गई थी। तो सबसे पहले प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अधिनियम या एक्ट है जिसके माध्यम से भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र का चर्चा किया गया है। भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र, ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया के बारे में बात किया गया है। तो मित्रों वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 है, याद रखेंगे। यह प्रश्न मैंने अपने नोट्स में भी दे रखा है, आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व की दाव का पहला वैधानिक दस्तावेज। प्रश्न आपसे आ सकता है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जितने भी भारतीय क्षेत्र को अधिकृत किया गया था उस समय तक, इस एक्ट से पहले तक कभी भी ब्रिटिश क्राउन के स्वामित्व का दावा नहीं किया गया था। लेकिन ये पहला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट जिसने कंपनी के द्वारा अर्जित किए गए जितने भी क्षेत्र थे
वहां पर ब्रिटिश क्राउन ने अपने दावों को रखा और बोला यहाँ पे अब ब्रिटिश क्राउन का भी दावा होगा, और जिस कारण से उस एक्ट में लिखा गया था स्पेशली ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, मतलब भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र। तो ये प्रश्न आपके आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एक्ट है जिसमें ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया की बातें की गई है। तो ये मुख्य बातें हो गया पिट्स इंडिया का, ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट में ही। यहाँ पर डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या कि विभाग को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में क्या, तो आप देख सकते हैं व्यापारिक मतलब कॉमर्शियल, एक राजनीतिक मतलब जो व्यापार करने आए थे ब्रिटिश क्राउन ने बोला भाई साहब देखिए अब व्यापार करो, ठीक है। अब आपको पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, आपका काम क्या है, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। तो आप क्या काम करो, कमर्शियल पे ध्यान दो, और पॉलिटिक्स वाला जो होगा पॉलिटिकल वो कोई और देखेगा, ठीक है। तो ऐसे में सर्वप्रथम पिट्स इंडिया एक्ट था जिसमें आप देख सकते हैं व्यापारिक और राजनीतिक कार्य को, आपसे प्रश्न किया जाएगा सर्वप्रथम वो कौन सा कानून था या अधिनियम था जिसके माध्यम से व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। तो मित्रों वो कौन सा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रखेंगे, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, वो कौन सा था, व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया था, पिट्स इंडिया एक्ट। फिर दूसरा क्वेश्चन इसे पूछ देगा, डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब दोहरी जो दो सरकार लाया गया था। दो सरकार क्यों, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल के लिए एक अलग बॉडी बनाया गया, ठीक है, और राजनीतिक पॉलिटिकल के लिए एक अलग बनाया गया। तो जो व्यापारिक कॉमर्शियल के लिए होते हैं, आप याद रखेंगे, देखिए जब भी आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं तो कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स होते हैं, याद रखेंगे कंपनी में क्या होते हैं, डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स को हिंदी में निदेशक बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका, जो कंपनी होते हैं वो कॉमर्शियल होता है, और जो कॉमर्शियल होता है तो उसको देखने के लिए कौन चाहिए होता है, डायरेक्टर, और डायरेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, निदेशक। तो डायरेक्टर ऑफ कोर्ट्स कह सकते हैं मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और निदेशक मंडल जो होगा वो व्यापारिक कामों को देखेगा। तो आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट में व्यापारिक कार्य को देखने के लिए किसको सौंपा गया था कार्य, तो वो था निदेशक मंडल मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब क्या है, जो डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी को देखते हैं, और कंपनी का मेन काम क्या होता है, कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्शियल काम करना, और कॉमर्शियल करेंगे तो इनको निदेशक मंडल कहा गया है। वहीं राजनीतिक की बात, अभी भी देख सकते हैं राजनीति चल रहा है, तो कंट्रोल करना, कंट्रोल कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ मेंबर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है नियंत्रक मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नियंत्रक मंडल। राजनीति को कंट्रोल करने के लिए क्या लाया गया, नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो कि एक न्यू बॉडी था। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात हम ऑलरेडी कर चुके थे, कब, जब राजलेख 1600 लाया गया था, उस समय एक आपके गवर्नर प्लस 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, जो कल का वीडियो आप उसमें देखेंगे। तो वो पहले से ही चला आ रहा था, जो कॉमर्शियल पार्ट को देख रहा था, लेकिन अब राजनीतिक पार्ट को देखने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने एक नए पद का सृजन किया, और उस पद का नाम था नियंत्रक मंडल। तो ये क्या था, नया पद, याद रखेंगे ये नया पद था, न्यू बॉडी। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट में एक नए पद का सृजन किया, वो पद कौन सा था, और आपको दे देगा निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, भारतीय सचिव, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे नियंत्रक मंडल जो है वो नए पद का सृजन 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में लाया गया था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, निदेशक मंडल, वो पहले से 1600 चार्टर एक्ट जो है, राजलेख एक्ट, उसमें हमने देखा था, ठीक है। तो यहां से प्रश्न आपके हो गए। और ये जो है आप एक और चीज याद रखें, जो पॉलिटिकल जो नियंत्रक मंडल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, वो ज्यादा ही शक्तिशाली थे, किसके तुलना में, आपके निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तुलना में। क्यों, जितने भी सिविल और मिलिट्री, सिर्फ इनका काम क्या रह गया था, व्यापार से रिलेटेड, सिर्फ कॉमर्शियल काम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, निदेशक मंडल का। लेकिन जो आपके नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो पॉलिटिकल वाले थे, उनका काम था सिविल मतलब जो आप, और मिलिट्री, जितने भी, इवन जो छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, अगर आपस में संधि भी करना चाहते थे या युद्ध भी करना चाहते थे, तो सबसे पहले क्या था, आपको नियंत्रक मंडल के पास जाना पड़ता था। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि डबल सिस्टम गवर्नमेंट का जो है स्थापना कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में।
इससे ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछेंगे। फिर से पिट्स इंडिया एक्ट में आपके 4 से 5 प्रश्न बनेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला प्रश्न यह बनेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र में सर्वप्रथम क्राउन जो ब्रिटिश महारानी थी वो अपना वैधानिक दस्तावेज किसे मानती है, तो पिट्स इंडिया एक्ट को। दूसरा प्रश्न बनेगा वो कौन सा एक्ट है जिसमें भारत में ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र, इंग्लिश में इसको बोलेंगे ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया, को माना गया था, तो आपके पिट्स इंडिया एक्ट था। साथ ही साथ आपसे ये पूछा जा सकता है कि डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किस एक्ट में लाया गया था, तो वो ब्रिटिश इंडिया एक्ट में लाया गया था। इस एक्ट में पहले से ही चल रहे निदेशक मंडल को व्यापारिक मतलब कॉमर्शियल कार्य को देखरेख करने के लिए दिया गया, वहीं पे राजनीतिक कार्यों के लिए एक नए पद का सृजन किया गया और उसका नाम था नियंत्रक मंडल, और इंग्लिश में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो कि ज्यादा पावरफुल था, शक्तिशाली था आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के तुलना में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के तुलना में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है आपके वो है 1786 का अधिनियम। बच्चों 1786 का अधिनियम ये काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब देखिए ये 1786 का जो अधिनियम है, जब आज के संविधान हम देखेंगे राष्ट्रपति, और जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 53 के 2 में जब जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है अनुच्छेद 53 में कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ, टू whom द सुप्रीम कमांडर ऑफ एयर फोर्स, द फोर्स एंड द नेवी, मतलब हमारे जल थल और नभ जितने भी सेना है उसके सुप्रीम कमांडर कौन होंगे, सेनापति कौन होंगे, हमारे राष्ट्रपति होते हैं। और देखिए ये वही एक्ट है जहां पर गवर्नर जनरल को सेनापति का प्रमुख बना दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं 1786 के अधिनियम के बारे में पढ़ते। ये है क्या, तो गवर्नर को अपने काउंसिल का निर्णय निरस्त कर सकता था विशेष परिस्थितियों में। मतलब 1786 का जो अधिनियम था मित्रों, उसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल को यह जो था वो पहले मेजोरिटी में डिसीजन लेते थे। मेजोरिटी मतलब कि 4-1 3-2 होना चाहिए था। लेकिन जब 1786 अधिनियम लाया गया तो बोला गया जब कोई विशेष संकट आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति आ जाए, तो ऐसे में गवर्नर जनरल चाहे तो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, उनके लिए गए निर्णय को निरस्त कर सकती है। तो ऐसे में ये एक्ट इंपॉर्टेंट था और आपसे पूछ सकता है कि गवर्नर को अपने ही काउंसिल, गवर्नर इन काउंसिल के लिए गए निर्णय को विशेष परिस्थितियों में निरस्त करने का अधिकार दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम है, तो वो अधिनियम हो जाएगा आपका 1786 का अधिनियम। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, जो भी मैंने बात किया, सुप्रीम कमांडर, इसको क्या कर दिया गया कि आप जो है सुप्रीम कमांडर हो गए, सुप्रीम कमांडर इन चीफ। मतलब गवर्नर जनरल को कहा गया कि अब गवर्नर तो है ही, लेकिन तीनों सेनाओं का क्या है, हेड है। समझ में आ गया। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा एक्ट था जिसमें गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, मतलब तीनों ही सेनाओं का प्रधान बना दिया गया, सुप्रीम बना दिया गया, तो वो 1786 का अधिनियम था मित्रों, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये प्रथम गवर्नर कौन था जो गवर्नर के साथ साथ प्रधान सेनापति भी बना, तो वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो आपके प्रथम सेनापति के साथ साथ गवर्नर भी थे। आप देखिए हमारे भारतीय संवैधानिक इतिहास पढ़ा, पहला हमें मिल गया यहाँ से कि आज के समय में हमारे राष्ट्रपति भी क्या है, तीनों सेनाओं के प्रधान हैं। ठीक उसी तरह के उस समय के गवर्नर जो थे वो हेड थे, और ये जो हो गए आपके प्रधान सेनापति हो गए। तो समझ लो तो यहाँ से हमारा क्या है, संविधान से एक एक पद लिया गया है। दूसरा आगे हम चलते हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मित्रों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हर 20 साल 10 साल 15 साल जो भी एक टाइम पीरियड दिया होता था, उस टाइम पीरियड में यह कहा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन से परमिशन लेना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था कि आने वाले 20 सालों में आप फिर से व्यापार करेंगे। ठीक है, तो 1793 जो एक्ट है उसने कंपनी के 20 वर्षों को, कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब बोला गया कंपनी को
कि आप 1793 से आने वाले 20 साल, मतलब आगामी 20 साल में क्या है, आप अभी भी व्यापार कर सकते हैं पूर्वी देश में। पूर्वी देश बोले तो स्पेशली भारत में आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपके वन लाइन एग्जाम में नहीं आएगा, ये पीसीएस लेवल में एज ए स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य सही है, और उसमें दे देगा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो हाँ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, 1793 में बढ़ा दिया गया था। अब जो वनडे एसएससी जीडी या जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए है कि नियंत्रक मंडल, देखिए नियंत्रक मंडल का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रक मंडल का मतलब क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आप याद रखेंगे जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उनके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह बात सर्वप्रथम 1793 के चार्टर एक्ट में दिया गया था। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, नियंत्रक मंडल, उनके सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो अधिनियम था मित्रों 1793 में, याद रखेंगे। फिर उसके बाद जैसे इस अधिनियम में देखिए, आज हम अनुच्छेद 13 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात कही गई है कि जो पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी उसको देखने का, निरस्त करने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट करेगी। ठीक उसी तरह से 1793 के चार्टर अधिनियम में जब हम देखते हैं तो सभी कानूनों को व्याख्या का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया गया। मतलब उस समय के कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय को बोला गया कि जितने भी कानून या विधि कोई भी प्रेसिडेंसी बंगाल बनाए, मद्रास बनाए या आपके मुंबई बनाए, वो सारे के सारे कानूनों का व्याख्या करने का जो काम है अब सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। ये भी प्रावधान जो है आपके 1793 के चार्टर अधिनियम में किया गया था। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा चार्टर है जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी प्रेसिडेंसी, मतलब बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के बनाए गए कानूनों को व्याख्या करने का अधिकार दिया गया? तो वो था आपका चार्टर 1793। ठीक है, और साथ ही साथ यह पहला ऐसा चार्टर था जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव डाली गई। मतलब कि इससे पहले जो प्रशासन भारत में चलाए जा रहे थे मित्रों, वो लिखित तौर पे नहीं था, अलिखित था, मौखिक था। लेकिन यह 1793 जो चार्टर एक्ट है इसमें कहा गया कि अब जो लिखित होगा उसी के आधार पे भारत में प्रशासन चलाए जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ 1793 में एक और इम्पोर्टेंट बात, जो 5वीं नंबर बात हो सकती है, जो 5th नंबर पॉइंट, जो आने वाले जो पीसीएस लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जा सकते हैं, जो 1786 में लॉर्ड कर्नवालिस के लिए किया गया था। लॉर्ड कर्नवालिस के लिए कि गवर्नर जनरल का प्रधान सेनापति, वो आने वाले सभी गवर्नर जनरल के लिए 1793 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 1793 के बाद जितने भी गवर्नर जनरल बनेंगे सभी के सभी अपने आप में प्रधान सेनापति होंगे। ये 1793 में यह बात कही गई थी। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल का मेंबर होगा, सदस्य होगा, वो कभी भी प्रधान सेनापति नहीं बन पाएगा एक्सेप्ट गवर्नर जनरल को छोड़कर। मतलब गवर्नर जनरल स्वयं प्रधान सेनापति तो बन सकता था, लेकिन उसके जो काउंसिल के मेंबर थे वो कभी भी प्रधान सेनापति नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, 786 का अधिनियम और 793 का अधिनियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान में जब हम देखेंगे तो आज दो बातों को आपने देखा होगा। एक कि प्रधान सेनापति हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो जो प्रोविजन है आपके 786 में किया गया। साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से रिलेटेड आप देख सकते हैं 793 में किया गया था। तो इस तरह से यहाँ से जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं इसी पॉइंट से आपके क्वेश्चंस आएंगे। आज के लिए इतना ही। कल से जो है आपके जितने भी रिमेनिंग आपके बचते हैं, 1813 काफी इंपॉर्टेंट है, 1833 का भारतीय अधिनियम है, फिर 1853 का इंपॉर्टेंट अधिनियम है, फिर 1858 है। तो एक एक करके 2 से 3 दिन में 2 दिन और लगेंगे जो आपके अधिनियम खत्म हो जाएंगे। और आप इस अधिनियम में ये देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है वहां से 1 या 2 क्वेश्चंस आने तय हैं। और ये जितने पॉइंट्स है इस पॉइंट से ज्यादा नहीं आएगा, मैं लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ
किस क्षेत्र में, जो आपके वनडे एग्जाम है, एसएससी के लेवल पे भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा, न एसएससी जीडी में इससे ज़्यादा आएगा, न यूपी एसआई जो कांस्टेबल होने वाला है उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं आएगा, या बिहार एसआई जो मेंस उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं आने वाला। हाँ, पीसीएस लेवल में इसे थोड़ा डीप पूछता है, तो अगर मैं पीसीएस लेवल में पढ़ाऊंगा तो ये काफ़ी डीप हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में सिर्फ मैंने फैक्चुअल और बातों को रखने की कोशिश किया। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद।